प्रिय बच्चों, सुप्रभातम। मैं प्रभुदयाल मिश्रा, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय मोरीजा ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत भाग 1 भूगोल की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 जलवायु के अंतर्गत मानसून का आगमन पढ़ेंगे। इस पाठ में हम ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, सर्दी, शीत ऋतु, इनमें मानसून की परिस्थितियों को पढ़ेंगे। मानसून का आगमन। व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं है, यानी व्यापारिक पवनें नियमित होती है जबकि मानसूनी पवनें नियमित नहीं है, लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती है। ये लचीली होती हैं। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती है, यानी वायुमंडल की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, तापमान, वायुदाब, इनसे ये प्रभावित होती हैं। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है, यानी हमारे देश में मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में होता है और मध्य सितंबर तक रहता है। इस प्रकार इसकी अवधि 100 से 120 दिनों की होती है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है, यानी जब मानसून आता है तो वर्षा में वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक यह जारी रहती है। वर्षा कई दिनों तक लगातार जारी रहती है। आकाश में बादल छाए रहते हैं, बिजली कड़कती है। इस प्रकार के हमें लक्षण दिखाई देते हैं। इसे मानसून प्रस्फोट यानी मानसून फटना कहते हैं तथा इसे मानसून पूर्व बौछारों से पृथक किया जा सकता है, यानी मानसून आने से पहले, जून से पहले जो बरसात होती है वो मानसून पूर्व की बौछार कहलाती है, तो उससे ये अलग होता है। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है, यानी भारत में मानसून जून के प्रथम सप्ताह में आता है और हमारे भारत के जो प्रायद्वीपीय दक्षिणी छोर है वहाँ से भारत में प्रवेश करता है। इसके बाद यह 2 भागों में बढ़ जाता है। एक शाखा अरब सागर की बन जाती है और दूसरी बंगाल की खाड़ी। इस प्रकार इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जब मानसून प्रवेश करता है तो ये 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। अरब सागर की शाखा अरब सागर का मानसून कहलाता है और बंगाल की खाड़ी की शाखा बंगाल की खाड़ी का मानसून कहलाता है। अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंच जाती है। यह एक तीव्र प्रगति है, यानी तीव्र गति से होने वाली प्रगति है कि 1 जून के आसपास यह केरल में प्रवेश करता है और उसके बाद 10 दिन में ही महाराष्ट्र में मुंबई में पहुंच जाता है। बंगाल की खाड़ी शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है तथा जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा के मैदानों की ओर मुड़ जाती है, यानी हिमालय पर्वतमाला की जो श्रेणियां हैं उसके कारण मानसूनी पवनें गंगा की ओर मुड़ जाती है पश्चिम में। मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र, कच्छ यानी गुजरात क्षेत्र एवं देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती है, यानी अरब सागर का मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाते हैं। दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में
लगभग 29 जून तक होती है। यानी दिल्ली में जो बरसात होती है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है जून के अंतिम सप्ताह में, जिसकी तिथि लगभग 29 जून है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में यह मानसून उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान तक पहुंच जाता है। मध्य जुलाई तक, मध्य जुलाई का मतलब है 15 जुलाई तक, मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाता है। मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है। भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों से सितंबर में इसकी वापसी प्रारंभ हो जाती है। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भागों से मानसून की वापसी हो जाती है, यानी मानसून लौट जाता है। द्वीपों पर मानसून की पहली वर्षा होती है, यानी मानसून की पहली जो वर्षा होती है द्वीप समूह पर, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, यहाँ होती है। यह क्रम से दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के पहले सप्ताह से लेकर के यह मई के पहले सप्ताह तक, प्रथम सप्ताह तक होती है। मानसून की वापसी भी क्रम से दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। मानसून जब वापस होता है तो उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी वापसी होती है दिसंबर के पहले सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक। इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु के प्रभाव में होता है, यानी द्वीपों के अलावा पूरे देश में, हमारे देश में शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। ऋतुएं, जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं हैं। शीत ऋतु, जिसे सर्दी की ऋतु कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, ये मुख्य ऋतुएं हैं। वैसे 6 ऋतुएं हमारे देश में होती है: सर्दी, गर्मी, वर्षा, शिशिर, हेमंत और बसंत। इस प्रकार ये 6 ऋतुएं होती है, लेकिन मुख्य 3 हैं। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, यानी एक ऋतु से दूसरी ऋतु में जब परिवर्तन होता है तो मौसम में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं, यानी दिखाई देते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु से वर्षा ऋतु आएगी तो गर्मी का प्रभाव कम हो जाएगा, आंधी आना बंद हो जाएगा, चारों ओर हरियाली हो जाएगी, वर्षा आएगी, नदी तालाब में पानी भर जाता है। इसी प्रकार वर्षा के बाद जब शीत ऋतु आती है तो मौसम ठंडा हो जाता है। इस प्रकार ये अधिक मात्रा में दिखाई देती है। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती। जैसा मैं आपको बार बार बताता आया हूँ कि समुद्र की नज़दीकी के कारण, समुद्र की समीपता के कारण तटीय क्षेत्रों के तापमान में अधिक भिन्नता नहीं आती। यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नताएं आती है, यानी वर्षा का जो स्वरूप है वो बदल जाता है। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी के काल। शीत ऋतु, उत्तर भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से प्रारंभ होकर फरवरी तक रहती है, यानी उत्तर भारत में सर्दी की जो ऋतु है इसका समय मध्य नवंबर यानी 15 नवंबर से लेकर के फरवरी तक रहता है। भारत के उत्तरी भाग में
ये देखिए मानसून का आगमन दिखाया गया है। इसे हम समझते हैं। ये दक्षिणी भाग 1 जून को केरल में मानसून ने प्रवेश किया है और ये तमिलनाडु के ऊपर से सीधा निकल गया। 5 जून को कर्नाटक पहुंच जाता है ये। 10 जून को मुंबई यानी महाराष्ट्र से उड़ीसा होकर के ये देखिए नेपाल की ओर चला गया। 15 जून को गुजरात में प्रवेश करता है, लखनऊ होकर के ये नेपाल की ओर चला गया। 1 जुलाई को ये गुजरात के उत्तरी पश्चिम भाग से प्रवेश करके राजस्थान में होकर के पंजाब होकर के पाकिस्तान की ओर चला गया। 15 जुलाई को थार के मरुस्थल में प्रवेश कर ये पाकिस्तान में चला गया। इस प्रकार हम ये बंगाल की खाड़ी के मानसून को लें तो बंगाल की खाड़ी का मानसून देखिए 1 जून को उठा और ये बांग्लादेश होकर के इम्फाल के नीचे देखिए यहाँ ये टकरा करके म्यांमार की ओर चला गया। दूसरी 5 जून को उठा है और ये बांग्लादेश होकर के नेपाल की ओर पश्चिमी बंगाल में होकर के चला गया। इस प्रकार ये मानसून का आगमन हमारे देश में दिखाया गया है। इसे आप ठीक से और देख सकते हैं। दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं, यानी हमारे देश में दिसंबर जनवरी में उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा ठंड गिरती है या सर्दी पड़ती है। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है, यानी जैसे जैसे हम दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आएंगे तापमान में कमी होती चली जाती है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। चेन्नई जो कि तमिलनाडु की राजधानी है, यहाँ पूर्वी तट पर औसत तापमान दिसंबर जनवरी में 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यानी उत्तर भारत के मैदानी भागों में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती है। शीतकाल में सूर्य के कारण दिन में गर्मी पड़ती है, यानी दिन में तापमान बढ़ जाता है और रात को कम हो जाता है। उत्तर में तुषारपात सामान्य, तुषारपात कहते हैं बर्फ का गिरना, हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है, बर्फ गिरती है। इस ऋतु में देश में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है, यानी इस ऋतु में शीत ऋतु में हमारे यहाँ उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें बहती हैं, चलती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम यानी सूखा मौसम रहता है, क्योंकि स्थल भाग से नमी इनको नहीं मिलती। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है। यह प्रश्न आता है शीतकाल में वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु के तटीय भागों में होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, इसलिए समुद्र की नमी ग्रहण कर लेती हैं। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। हमारे उत्तरी भाग में एक उच्च दाब का कमजोर क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती है, बहती है। ऊंचाई से प्रभावित होकर ये पवनें पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है, गंगा घाटी की ओर चलती है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ रहता है, यानी शीतकाल में उत्तर भारत में मौसम साफ रहता है, आसमान साफ रहता है। तापमान तथा आर्द्रता कम, तापमान भी कम होता है और नमी भी कम होती है। पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती है, पवनें धीरे धीरे चलती हैं। शीत ऋतु में उत्तर मैदानों में
पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यानी शीत ऋतु में हमारे उत्तर के मैदानों में पश्चिम एवं उत्तरी पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर से उत्पन्न होती है। कहाँ से उत्पन्न होती है ये? भूमध्य सागर और पश्चिमी एशिया से, तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में यह प्रवेश करती है, पश्चिमी विक्षोभ की पवनें। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है। शीतकाल में हमारे यहाँ वर्षा होती है, जिसे हम मावट बोलते हैं, तथा पर्वतों पर हिमपात, पर्वतों पर बर्फ गिरती है, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि पर्वतों पर जो बर्फ गिरती है वही उत्तर भारत की नदियों में पिघल पिघल करके 12 महीने बहती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, की कुल मात्रा बहुत कम होती है। यानी यह वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन रबी की फसल के लिए गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती। यानी दक्षिणी भारत में समुद्र तट की समीपता के कारण, समुद्रों की समीपता के कारण यहाँ शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु यानी सर्दी में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है, कोई खास परिवर्तन नहीं होता। अब है ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी की ऋतु। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण, यानी सूर्य कर्क रेखा की ओर गति करता है, आभासी गति के कारण कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकने लगता है। भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की ओर खिसक जाती है, यानी उत्तर की ओर तापमान बढ़ जाता है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु का समय है मार्च से लेकर के मई तक। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। यानी मार्च से लेकर के मई तक विभिन्न अक्षांशों पर जो तापमान को रिकॉर्ड किया जाता है, उसके आधार पर हम ये अध्ययन कर सकते हैं। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल के में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तरी भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है। यानी देश के जो उत्तरी मैदानी भाग है, जैसे उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यहाँ तापमान में वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी आती है। जब तापमान बढ़ेगा तो वायु दाब कम होगा। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर का पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। थार का मरुस्थल जो हमारे राजस्थान के पश्चिम में, यहाँ अत्यधिक तापमान के कारण यहाँ से लेकर के दक्षिण पूर्व में पटना, छोटा नागपुर के पठार तक एक ऐसा क्षेत्र तैयार हो जाता है लंबवत, जो वायुदाब कम होता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। पवन यानी हवाएं इसी गर्त के चारों ओर चलने लगती हैं। लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। लू कहते हैं गर्म हवा। शुष्क और गर्म जो हवा चलती है गर्मी के दिनों में, उसे लू कहते हैं। ये ग्रीष्म काल का एक लक्षण है, एक पहचान है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं। लू इनमें कई बार धूल भी उड़ती है, तो धूल भरी गर्म होती हैं, शुष्क यानी सूखी होती हैं, जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती है, यानी शाम तक चलती हैं,
इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है, यानी इससे स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लू घात होने के कारण मृत्यु भी हो सकती है। उत्तर भारत में मई के महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियां चलती है। जब लू की गति तेज हो जाती है और उसके साथ धूल उड़ने लगती है तो उसे आंधियां कहते हैं। हमारे राजस्थान में ये बहुत आती है, इसलिए सभी बच्चे परिचित हैं आंधियों से। ये आंधियां अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती है। जब आंधी आती है तो थोड़ा तापमान कम हो जाता है, इसलिए गर्मी में कुछ आराम आता है, क्योंकि यह तापमान को कम कर देती है तथा अपने साथ ठंडे समीर यानी ठंडी हवा और हल्की वर्षा भी लाती है। कभी कभी इन आंधियों के बाद जब आंधी आती है तो इसके बाद वर्षा भी हो जाती है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि गर्मी की ऋतु में तेज हवाएं चलती हैं और बिजली चमकती है और मेघ गर्जन करते हैं। गर्जना के साथ मूसलाधार तेज बारिश होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि, कई बार ओलावृष्टि भी, ओले भी गिर जाते हैं। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिमी बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। यानी बैसाख के महीने में पश्चिमी बंगाल में जब ये इस प्रकार की तेज बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है, तो इसे काल बैसाखी कहते हैं पश्चिमी बंगाल में। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। गर्मी की ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल में मानसून से पूर्व की वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं, इसलिए केरल और कर्नाटक में मानसून पूर्व की वर्षा को आम्र वर्षा भी कहा जाता है। वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। चूंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से गुजरती है, इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। ये पवनें तीव्र होती हैं, इनकी गति तेज होती है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती है। इनकी गति 30 घंटे प्रति किलोमीटर तक होती है औसत। सुदूर उत्तर पूर्व भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती है। यानी मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में, पूरे देश में 1 महीने में फैल जाती है, पहुंच जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता। यानी दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के अंदर पूरे मौसम को बदल देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवन विमुखी भागों में मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा होती है, जो लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया के क्षेत्र में आते हैं। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मासिम राम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। यह प्रश्न आता है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिम राम में होती है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। जैसे जैसे मानसून गंगा घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, इसमें नमी की मात्रा कम हो जाती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में इससे बहुत कम वर्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि नमी की मात्रा
कम हो जाती है। मानसून से संबंधित एक परिघटना है वर्षा में विराम। देखिए, जब मानसून आते हैं, मानसूनी वर्षा होती है और फिर कुछ समय तक वर्षा नहीं होती, इसे मानसून का विराम या वर्षा में विराम कहते हैं। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं, अर्थात मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं, यानी वर्षा का नहीं होना, ये वर्षा रहित अंतराल कहलाता है। मानसून में आने वाले विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं, यानी मानसून जब अधिक समय तक किसी एक स्थान पर रुका रहता, आगे नहीं बढ़ता, तब इस प्रकार की स्थिति बनती है, मानसून में विराम आते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। अलग अलग स्थानों पर जो वर्षा का वितरण होता है वह इसी से होता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है, यानी मैदानी भाग पर जब मानसून का गर्त होता है तो वहाँ वर्षा अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक वर्षा नहीं होती और शुष्क अवस्था, सूखी अवस्था रहती है, तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, विस्तृत वर्षा होती है। इससे हिमालय की नदियों में बाढ़ की स्थिति आ जाती है और मैदानी भागों में यह विनाशकारी रूप ले लेती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं एवं जान एवं माल की भारी क्षति, भारी हानि होती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है, यानी मानसून की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि अनिश्चित होता है। कभी निर्धारित समय से पहले आ जाता है और लंबे समय तक बना रहता है, कभी निर्धारित समय के बाद आता है और जल्दी चला जाता है, कभी औसत वर्षा से कम वर्षा होती है तो कभी सूखा पड़ जाता है और कभी औसत वर्षा से अधिक वर्षा होती है और अतिवृष्टि की स्थिति बन जाती है। ये मानसून की अनिश्चितता और अनियमितता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा भी पड़ता है। इसका आगमन एवं वापसी प्रायः अव्यवस्थित होती है। जैसा मैंने बताया, कोई निश्चित नहीं है, निर्धारित समय से पहले भी आ सकता है, निर्धारित समय के बाद भी आ सकता है, निर्धारित समय से पहले जा भी सकता है और निर्धारित समय के बाद भी जा सकता है। इसलिए ये कभी कभी देश के किसानों की कृषि कार्यों को अव्यवस्थित करता है। धन्यवाद। अस्तु।